हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं तुम लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज करवाऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। देखो, क्या लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कोई टाइम ले रही होगी कोई चीज, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समथिंग रिलेटेड टू टाइम। तो अगर मैं बोलूं कि एक प्रोग्राम है, उसको किसी सिस्टम पे रन करने में कितना टाइम लग रहा है, क्या वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है? नहीं, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। क्योंकि मानो मेरे पास एक सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, एक कोड लिखा है हेलो वर्ल्ड का। अब उस कोड को मैं एक लैपटॉप पे चला रही हूँ जिसका वर्जन बहुत पुराना है, और एक लैपटॉप पे चला रही हूँ जिसका वर्जन बहुत न्यू है। या फिर नेटवर्क दिक्कत भी हो सकती है। एक लैपटॉप है उसमें नेटवर्क बहुत कम आ रहा है, एंड एक लैपटॉप है जिसपे नेटवर्क ठीक ठाक आ रहा है। तो मुझे ये बताओ कि कोड तो सेम है, बट देर आर चांसेस कि जो ओल्ड वर्जन वाला कोड है उसको एग्जीक्यूट होने में ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू जिस कोड को मैं न्यू वर्जन में एग्जीक्यूट कर रही हूँ, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ये मतलब तो नहीं होता कि क्या टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, ठीक है, कोड को नहीं। हम देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है अमाउंट ऑफ टाइम टेकन एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। मतलब कि इनपुट के अकॉर्डिंग कितना टाइम लग रहा है फंक्शन को, ठीक है। इसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं कि इनपुट के अकॉर्डिंग हमारे मतलब जो भी हमने कोड डाला उस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखो, एक्चुअल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत क्या होती है। मैंने एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब ऐसे सोचो, मैथ्स है, मैथ्स में ना तुमने देखा होगा कि जब तुम बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तुम जो आंसर्स होते हैं उनको लंबा लिखते हो, ठीक है। लेकिन जेई के एग्जाम्स के टाइम पे तुम्हारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो तुम ट्रिक्स यूज करते हो। तो तुम जेई के एग्जाम में प्रॉपर बड़े आंसर्स नहीं लिख पाओगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है टाइम कम है। तो तुम क्या करोगे, तुम सॉल्यूशंस रखोगे। तुम्हारे पास दोनों हैं, जो तुम बड़े आंसर लिखते हो और जो तुम्हारे पास ट्रिक है, पर तुम एग्जाम में कम टाइम वाली चीज को यूज करोगे। इसी तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्क करती है। हमारे पास एक प्रोग्राम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, पर हम उस तरीके से प्रोग्राम को करेंगे जो हमें जल्दी आउटपुट दे। यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे एंड हम निकालेंगे कि इन प्रोग्राम्स के इन फंक्शंस को रन करने में या इस कोड को करने में कितना टाइम लगेगा। तो वही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। और जो भी हमें बेस्ट रिजल्ट देगा, बेस्ट रिजल्ट मतलब कम टाइम में जल्दी एग्जीक्यूट होगा, सो वही हमारा सबसे बेस्ट अप्रोच होता है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। क्योंकि देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बार साइज ऑफ इनपुट पे भी डिपेंड करती है। कि अगर मैं इनपुट 2 दे रही हूँ तो वो प्रोग्राम जल्दी रन करेगा एज कम्पेयर टू अगर मैं इनपुट 2000 दे रही हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे को 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो इनपुट जल्दी दे देगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे 2000 बार सॉरी, आउटपुट जल्दी दे देगा इनपुट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं डालती हूँ कि इनपुट 2000 है, यानी मेरे को 2000 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो आउटपुट को पूरा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमारा क्या होता है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इनपुट पे डिपेंड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। इतना क्लियर हुआ? देखो, अब हम कुछ एग्जांपल्स तुम्हें दिखाते हैं ग्राफ के थ्रू, जहां से तुम्हें समझ आएगा कि इनपुट पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है। देखो, यहाँ मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये स्ट्रेट नहीं बनी, पर ये ऐसे एज्यूम करो स्ट्रेट लाइन है, जहां पर हमें टाइम दे रखा है कि 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड और 40 सेकेंड। और यहाँ पर इनपुट है कि 10 सेकेंड में मेरे को 10 हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, 20 सेकेंड में 20 हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, 30 सेकेंड में 30 हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। तो इस तरीके से अगर तुम रिलेशन देखो, तो जो भी टाइम है वो एन नंबर ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, और इसकी ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ऐसे रिलेशंस को जहां पर एन टाइम्स इनपुट पे ही डिपेंड करेगा, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम ओ एन करके लिखते हैं। ये चीज मैं अभी धीरे सिखाऊंगी आगे। अभी नहीं समझ आ रहा है तो बस इसको दिमाग में रखो एंड आगे याद करना मैंने क्या बोला। अब और इसी तरीके से ये वाला ग्राफ भी है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। यहाँ देखो, अब हम क्या क्या करेंगे, अलग अलग कोड्स करेंगे एंड देखेंगे कि उन कोड्स को करने के लिए किस तरीके से उन कोड्स को जब हम देखेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आएगी। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि डायरेक्ट इंटरव्यूज में अगर तुम कुछ कोड भी करते हो तो वो तुम्हें पूछेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एंड वहां पर तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी देख के कि अच्छा इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होती है। तो इस चीज को ध्यान से सुन लेना।
एंड एक बात ध्यान से रखना, अगर इनपुट मेरा कांस्टेंट होगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ओमेगा ओ वन होगी। ठीक है, अभी जो भी मैं बोल रही हूँ बस ये देखो कि अगर कांस्टेंट इनपुट है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ओ वन होगी हर केस में। ओके, अब ये ओ क्या है ये सब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, तो पहले मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि कितने तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। ये देखो, जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करें, वो तीन टाइप की होती है। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं कि सपोज मैं बात करूं कि तुम्हें कहीं पर जाना है, तुम्हें यहाँ से पुणे जाना है। ठीक है, अब मानो इसके तीन तरीके हैं, या तो तुम बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, या एरोप्लेन फ्लाइट से जा सकते हो। अब यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि हमें ना बस जल्दी जाना है, तो इस हिसाब से मेरे को वो काम करना है जिसमें टाइम कम लग रहा है। तो यहाँ पर तुम अगर देखो कि अगर तुम बस से जा रहे हो या बस ज्यादा टाइम लगी, ट्रेन उससे कम टाइम लगे, एंड एरोप्लेन सबसे कम टाइम लेगा। तो यहाँ पर मेरे पास तीन चॉइसेस थी, एंड इसमें से मेरी बेस्ट क्या हुई कि मैं एरोप्लेन से जा रही हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मैं मानती हूँ कि एरोप्लेन की फ्लाइट्स बुक हो गई, ट्रेन के टिकट्स बुक हो गए, तो यहाँ पर मेरा वर्स्ट केस क्या होगा कि मैं बस से जा पा रही हूँ। ये भी नहीं समझ आ रहा था, कैसा एग्जांपल लो, अगर तुम कोई चीज करो, तुम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसे करके पैसे लगाओगे, ऐसा सोचोगे कि अगर तुम इतना इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इतना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो वो तो तुमने बेस्ट केस मान लिया कि अगर तुमने लगाया तो तुम्हें इतने का प्रॉफिट हो गया, वो तुम्हारा बेस्ट केस हो गया। लेकिन जब भी तुम कहीं पर पैसे लगाते हो, तुम लॉस भी माइंड में रख के चलते हो कि व्हाट इफ तुम हार गए या तुम्हें प्रॉफिट नहीं हुआ, तो तुम देखोगे ना कि इतने तक का लॉस हो सकता है मैक्सिमम, एंड तुम इतना लॉस सह सकते हो। तो वो तुम्हारे लिए वर्स्ट केस हो गया। मतलब बेस्ट केस इज लाइक, तो जो तुम करना चाह रहे थे तो वो डायरेक्ट हो गया, तो वो बेस्ट केस हो गया तुम्हारे लिए। वर्स्ट केसेस तुम करना जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, वो तुम एज्यूम कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम वर्स्ट केस बोलते हैं। एंड एवरेज केस हुआ बट थोड़ा टाइम के साथ हुआ, टाइम लगा के हुआ, जैसे होता है ना कि अगर मैं कहीं पर गई, एंड कभी कभार ऐसा कुछ गेम्स भी होते हैं जिनमें बोलते हैं कि वर्ड केस करो तुम्हें ये प्राइज मिलेगा, तो वहां पर तुम्हारा बेस्ट केस क्या हो गया कि तुमने पहली बार में सही वर्ड गेस कर लिया और तुम्हें प्राइज मिल गया। और वर्स्ट केस फिर तुम सोचोगे कि व्हाट इफ तुम ये वर्ड गेस नहीं कर पाए, तो भी तुम हार जाओगे, वही वर्स्ट केस होगा। तो इन चीजों को, इन थॉट्स को हम लेके चलते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में बेस्ट केस इज लाइक, जैसे मानो अगर सर्चिंग है, अगर तुमने सर्चिंग सॉर्टिंग्स नहीं पढ़े हैं तो वो भी मैं अपने प्लेलिस्ट में आगे करवाती रहूंगी। ठीक है, अब देखो सर्चिंग में क्या होता है, जैसे मेरे को ना ऐसे एक एरे दिया हुआ है, वहां पर एक वर्ड है फाइव, बहुत सारे वर्ड्स है, और मेरे को बोला बहुत सारे वर्ड्स है ऐसे, और मेरे को बोला इसमें से फाइव को सर्च करना है। तो देखो, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, सपोज मेरे को बोलता है वन को सर्च करना है, तो वन मेरा पहली बारी में ढूंढा एंड पहली बारी में मिल गया, तो वो मेरा बेस्ट केस हो गया। अगर मुझे बोलता है सेवन सर्च करना है, तो पहले मैं वन पे जाके चेक करती, वन ये वाली जगह सेवन है या नहीं है, आगे बढ़ती हूँ यहाँ सेवन है नहीं है, आगे बढ़ती हूँ यहाँ सेवन है नहीं है, यहाँ पर सेवन मिला हाँ, पर मेरे को पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ गया, तो वो मेरे लिए वर्स्ट केस हो गया। इतना क्लियर हुआ, मैंने बेस्ट केस वर्स्ट केस बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया। अब मुझे ये बताओ, बेस्ट केस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस साइन से। ठीक है, ओमेगा से। एवरेज केस होता है हमारा थीटा, और वर्स्ट केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ से। एंड ये बात ध्यान रखना कि जहां पर भी हमें केसेस पूछ जाता है, हमारे लिए सबसे ज्यादा ना वर्स्ट केस होता है, बेस्ट केस नहीं होता, सबसे ज्यादा हम दिमाग में वर्स्ट केस को लेके चलते हैं। क्योंकि मानो अगर तुम्हें कहीं पर पैसे लगाना है, तो तुम क्या देखोगे कि अच्छा अगर तुम हार गए तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही बुरा हो जाएगा, ऐसा ही देखते हो ना। तो सेम हम देखेंगे कि और फिर हम उसको देखेंगे कि उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वही वाली चीज है। ठीक है, हम जहां पर भी, जैसे मानो मैंने एक सर्वे बनाया था जहां पर बच्चे रिजल्ट देखते हैं, अब मैंने अपना बेस्ट केस एज्यूम कर लिया कि ये बेस्ट ना 100 लोगों तक बहुत अच्छा चलेगा। बट व्हाट इफ सडनली मेरे सर्वर पे 500 लोग आ गए, अब मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था 500 आ गए, लेकिन 500 पे मेरा सर्वर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, और मुझे पता है, तो मुझे ये पता है कि 500 वर्स्ट केस है, कि 500 आ गए तो मेरा सर्वर अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। तो इस वजह से मैं, मुझे ये कमी तो पता चल गई ना अपने सर्वर की, तो मैं उस अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करूंगी। ये होता है बेस्ट केस वर्स्ट केस। अब मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटीज को निकालना सिखाऊं। देखो, कॉम्प्लेक्सिटी का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो वहां पर हम स्टेप्स को काउंट करते हैं, कि जैसे अगर कोई कोड हो रहा है तो पहले ये चीज हुई होगी, ये चीज हुई होगी, देन ये चीज हुई होगी। ओके,
फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें एक लूप चला के दिखाती हूँ, ये एक लूप, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, लूप है, नॉट कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप है, ये एक फॉर लूप है जहां पर बोला आई अगर 1 के बराबर है, इनिशियली आई 1 के बराबर है, जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू एन नहीं हो जाता तब तक आई प्लस प्लस करते रहना है और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाते रहना है। और यहाँ पर सबसे पहले स्टेप गिनो। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है कि आई इनिशियली मेरा 1 था। ओके, फिर क्या हुआ, चेक कर रहा है कि आई अगर लेस देन इक्वल्स टू एन है, तो चेक कर रहा है, तो ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया है, तो अंदर गए, ये प्रिंट हुआ थर्ड स्टेप। उसके बाद क्या हुआ, आई को बढ़ा दिया फोर्थ स्टेप। फिर गए, आई लेस देन इक्वल्स टू एन है, हाँ है ना, 5 स्टेप। फिर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया 6 स्टेप। फिर यहाँ पर चले, आई को बढ़ा दिया 7 स्टेप। अब ये लूप कब तक चलेगा, मानो अगर आई मेरा 5 दे देती हूँ मैं, तो मेरा ये कितनी बार प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट होगा। ठीक है, 5 बार प्रिंट होगा, 5 बार 5 दिया तो मैंने, तो बेसिकली मैं बोल सकती हूँ ये लूप मुझे कितनी बार इनपुट दे रहा है, जितनी बार, सॉरी, कितनी बार आउटपुट दे रहा है जितनी बार मैंने इनपुट दिया है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे पता है मेरे इनपुट पे भी डिपेंड करती है, एंड यहाँ पे तो डायरेक्ट ही इनपुट पे डिपेंड कर रही है। मैं अगर 5 दे रही हूँ तो लूप 5 टाइम्स चल रहा है, मैं अगर 10 दे रही हूँ तो लूप 10 टाइम्स चल रहा है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी मेरी सिंपल हो गई, इनपुट को मैं एन से रिप्रेजेंट करती हूँ और यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो उतनी ही बार चलेंगी जितने मैंने इनपुट दिए, उतनी बार कोड रन होगा। तो इस केस में मैं कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे लिखूंगी, ओ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओ एन, क्योंकि हेलो वर्ड इतनी ही बार प्रिंट होगा जितनी बार मेरा इनपुट होगा। समझ आ गया। अब देखो, एक इस तरीके से कर सकते थे और एक तुम स्टेप्स को काउंट कर सकते थे। स्टेप्स कैसे होंगे, सबसे पहले इनिशियलाइज हुआ 1 प्लस, उसके बाद ये 3 स्टेप्स हमेशा होंगे ही, कि यहाँ पर आया, चेक करा, प्रिंट करा, बढ़ा दिया, चेक करा, प्रिंट करा, बढ़ा दिया, है ना। तो इसको मैं 3n लिख दूंगी। अब मैंने क्या बोला था, फिर कांस्टेंट जो होते हैं उनको हम 1 लेके चलते हैं, तो अभी के लिए वो वाली चीज भूल जाओ, पर ये कांस्टेंट है। अगर देखो, जैसे मानो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे आ रही है O5, तो उसको मैं O5 की जगह O1 लिख देती हूँ। वो पॉइंट वही बोलने का तरीका था, वो मेरी पीडीएफ में पेजेस आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, वो छोड़ो, अभी ये मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी तो नहीं समझ आ रहा। यहाँ पर देखो, हम ये 1 को इग्नोर कर देंगे और 3 को इग्नोर कर देंगे, क्या बचा n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई हमारी, ओ एन। या तो तुम स्टेप्स काउंट करके कर सकते हो, या तो जो मैंने तुम्हें इनपुट आउटपुट वाला तरीका बताया तुम उससे कर सकते हो। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ठीक है, किस तरीके से हम एक चीज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। अब क्या इसी तरीके के लूप्स होते हैं, नहीं, बहुत सारे अलग अलग लूप्स होते हैं, नेस्टेड लूप्स होते हैं, बहुत सारे लूप्स होते हैं। अब मैंने तुम्हें कुछ इस तरीके का इनपुट दे रखा है, या फिर इक्वेशन दे रखा है, 4n³ प्लस 5n² प्लस n, ऐसा कुछ तो इनपुट दिया है, या फिर ऐसे कुछ स्टेटमेंट है। अब तुम्हें यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो यहाँ पर सिंपल सी चीज होगी, यहाँ पर जो भी तुम्हारा सबसे हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर कौन है, n³, उतनी तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O(n³). अगर ऐसे कुछ इक्वेशन है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O(n³). समझ आया, ठीक है, समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं लीनियर सर्च पे। लीनियर सर्च मैंने तुम्हें अभी बताया था, लीनियर सर्च क्या होता है, सपोज कोई एरे है जिसके अंदर कोई वर्ड है 5, कोई वर्ड है 5, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 7 है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, सपोज मैं बोलती हूँ कि मुझे 2 सर्च करना है। लीनियर सर्च में बेस्ट केस क्या होगा, जैसे ही सर्च करा वैसे ही वो वर्ड मिल गया, तो पहले ही स्टेप में मिलेगा हमेशा, क्योंकि जो सबसे आगे होगा तभी तो बेस्ट केस होगा, जैसे ही सर्च करा वैसे ही मिला। तो इसमें बेस्ट, जो लीनियर सर्च होता है उसमें बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, ओमेगा 1। 1 मतलब पहले ही स्टेप पे सर्च करे तो और पहले ही पे मिल गया। और लास्ट के लिए क्या होगा, जितने भी इनपुट है सब ट्रैवर्स होंगे पहले, तभी एंड तक जाएंगे जितने भी साइज है एरे का। तो वर्स्ट केस में ओ एन एस की लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। ठीक है, ये समझ आ गया लीनियर सर्च की बेस्ट केस और वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे होती हैं। अब ओके, तो अब आपने ये तो देख लिया कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज निकाली जाती है, स्टेप्स को काउंट कर लिया, काउंट करके, एंड वो इनपुट पे डिपेंड करते हैं। पर मानो कभी कभार क्या हो रहा है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेरे इनपुट पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। ठीक है, उसको इनपुट से फर्क ही नहीं पड़ रहा है और वो कांस्टेंट है, हर बार सेम ही चीज प्रिंट हो रही है सेम टाइम के लिए, तो उसको हम ओ विद O(1) से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाती है। अभी तो मैं समझ आएगा, देखो जैसे मानो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, लेकिन मैं लिख रही हूँ कि आई 0 से लेकर आई जब तक मेरा 10 से छोटा है उतने टाइम तक मेरा के प्रिंट करवाओ। तो यहाँ पर मानो अगर मैं इनपुट को 5 लूं,
तो मेरा के कितने टाइम प्रिंट होगा? के मेरा तभी 9 बार ही प्रिंट होगा। अगर मैं आउटपुट को 1000 लूं, सॉरी इनपुट को 1000 लूं, तो भी मेरा के 9 टाइम से प्रिंट होगा, है ना? कोडिंग तो आती होगी तुम्हें, या लूप्स वगैरह तो पता होंगे ना, इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, तो ये समझ आ गया, 9 टाइम से प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि मैं इनपुट कुछ भी दूं, आउटपुट मेरे हमेशा 9 बार के प्रिंट होकर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एन जो है और ये जो आउटपुट है, इनपुट और आउटपुट आपस में रिलेट ही नहीं कर रहा है। कुछ भी होगा मेरे को हमेशा 9 बार ही आउटपुट मिलेगा, इनपुट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अगर ऐसे कोड में पूछा जाए कॉम्प्लेक्सिटी, तो मेरी हो जाएगी O1। टाइम स्पेस कितना भी हो, अगर तुम यहाँ पर देखो तो वर्स्ट केस में भी मेरा के यहाँ पर लेस देन में इज इक्वल्स टू कर देते हो, लेस देन इक्वल्स टू है। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू है तो 10 बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मानो मैंने लिखा O10, मतलब वर्स्ट केस में भी ये 10 बार प्रिंट होगा। वर्स्ट केस में भी अच्छा, यहाँ पर आई मैंने इनिशियली 0 ले लिया है, 1 नहीं लिया। तो अगर आई इनिशियली 0 ले रहे हैं और फिर आई लेस देन 10 है, तो 0 से स्टार्ट होगा, तो नंबर 10 ही प्रिंट होंगे, के 10 बार ही प्रिंट होगा। ओके, बस होगा 9 तक, मतलब 0 से 9 ऐसे अगर काउंटिंग हुई, बट स्टिल के 10 बार ही प्रिंट होगा। अब यहाँ पर अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिखूं, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखूं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो मैं आगे पढ़ाऊंगी। अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखूं, तो इसको मैं ओ 10 बार लिखूंगी, क्योंकि 10 बार प्रिंट हो रहा है के। अब यहाँ पर क्योंकि 10 मेरा कांस्टेंट है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मैं कर दूंगी O1। ये समझ आया? तो इस चीज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई। अगर नेस्टेड लूप्स है, लूप्स के अंदर लूप्स है, तो इस केस में हम कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं? अगर लूप्स के अंदर लूप्स है, जैसे ये मानो एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पर लूप्स के अंदर लूप्स है, मैं लिख रही हूँ आई 1 से लेकर आई जब तक लेस देन इक्वल्स टू एन है तब तक आई को बढ़ा दो, और जे 1 से लेकर जे जब तक लेस देन इक्वल्स टू एन है तब तक जे को बढ़ा दो, और हाई प्रिंट करवाओ। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला लूप मेरा कितने टाइम्स चलेगा? एन टाइम्स। और ये वाला लूप मेरा कितने टाइम्स चलेगा? एन टाइम्स। जितनी बार इनपुट होगा उतनी ही बार चलेगा। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं, तो मेरा पूरा लूप कितने बार चलेगा? पूरे लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? n इंटू एन, मतलब इस लूप की थी n, क्योंकि ये n टाइम्स रन करा, और इस लूप की थी n, तो पूरे की कितनी हो जाएगी? n इंटू एन, विच इज n स्क्वायर। तो इस पूरी की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O n स्क्वायर। समझ आया? ठीक है, ये समझ आया? अब देखो, मेरे को एक और लूप दे दिया कि फॉर i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर i जब तक लेस देन इक्वल्स टू n है तब तक i प्लस प्लस करना है। एंड उसके अंदर एक और लूप है कि फॉर j इज इक्वल्स टू 1 से लेकर j लेस देन इक्वल्स टू जब तक i है तब तक j प्लस प्लस करना है। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं, तो ये बताओ ये लूप मेरा कितने टाइम्स चलेगा? ये मेरा चलेगा n टाइम्स। और इस वाले में देखो तो j इनिशियली मेरा 1 है, एंड j मेरा जब तक लेस देन इक्वल्स टू i नहीं हो जाता। तो आई स्टार्टिंग में मेरा 1 होगा, देन आई मानो मेरा 2 होगा, देन आई मेरा 3 होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मानो बात करती हूँ कि n सपोज मेरा 5 है, 5 है, तो यहाँ पर आई मेरा लास्ट, जैसे मैं तुम्हें ये वाला लूप एक बार ऐसे रन करके दिखाती हूँ। आई मानो मैंने माने माने इनिशियली आई 5 मान रखा है, n 5 मान रखा है। अब आई इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, 1 छोटा है, हाँ छोटा है, अंदर गए, एक बार ये लूप चला, एक बार चला, बाहर आए, आई बढ़ गया, 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल्स टू एन है, अंदर गए, ये वाला लूप दूसरी बार चला, बाहर आए, फिर ये लूप तीसरी बार चला, क्योंकि 2 बढ़ के 3 हो गया है। फिर 3 से बाहर आए, आई प्लस प्लस यानी आई बढ़ गया, +1 हो गया, तो 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, फिर अंदर गए, 4 तो छोटा है, छोटा इक्वल्स टू है, अंदर गए, ये लूप 4th टाइम चला, फिर बाहर आए, आई प्लस प्लस यानी आई एफ 5 हो गया, 5 लेस देन इज इक्वल्स टू तो 5 है ना, छोटा नहीं है पर इज इक्वल्स टू तो है, तो ये लूप एक और बार चला, फिर बाहर आए, आई 6 हो गया, क्या 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 है? नहीं है, तो ये लूप इतने ही टाइम रन करा। अगर आई मेरा 5 एंड मेरा 5 था, तो ऊपर वाला लूप मेरा 5 बार चला, और नीचे वाला लूप भी मेरा 5 बार ही चला। ठीक है, यहाँ देखो, अगर ये वाला लूप मेरा n होने की वजह से n टाइम्स चला, तो नीचे वाला लूप भी तो मेरा n ही टाइम्स चला। तो अगर इस ये वाला भी n टाइम्स चला है और ये वाला भी n टाइम्स चला है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ओ एन का स्क्वायर। ये समझ आया यहाँ पर ओ एन स्क्वायर कैसे आया?
ओके, क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो तुम कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हो, नोट्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। अब ये समझ आ गया, तो अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अब हम मतलब टॉपिक सेम ही रहेगा, बाकी चीजों की, बाकी लूप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज निकालना देखते हैं। इतना मैंने पढ़ा दिया था। अब चलो, ये वाला लूप है, इस लूप को मेरे को बताओ, इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। ये लूप है, खुद से एक बार गेस करो कितनी होगी। फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर आई लेस देन एन तक आई प्लस प्लस हो रहा है, और जे इज इक्वल्स टू 1 से लेकर जे लेस देन इक्वल्स टू आई स्क्वायर तक जे प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, ओके। सबसे पहले मैं एनालाइज करती हूँ, जब भी लूप्स आए और कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाए एनालाइज करना है। मेरे को बताओ, ये ऊपर वाला लूप कितने टाइम्स चलेगा, एन टाइम्स चलेगा। ये नीचे वाला लूप कितने टाइम्स चलेगा, चलो देखते हैं। मानो मैं इनपुट 1 ले लेती हूँ, आई इज इक्वल्स टू 1। मानो यहाँ पर मैंने एन 5 ले लिया और आई मेरा इनिशियली 1 है। 1 लेस देन 5 है अंदर गया। उसके बाद j इज इक्वल्स टू 1 से लेकर j लेस देन इक्वल्स टू ये होना चाहिए, i का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि j लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। मानो था, एक टाइम रन हुआ, आगे गया i प्लस प्लस, यानी i मेरा 2 हो गया। यहाँ पर गया आई 2 हो गया, 2 लेस देन एन है, हाँ। लेकिन जे लेस देन इक्वल्स टू आई का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि जे लेस देन इक्वल्स टू मेरा 4 होना चाहिए। फिर अगर आई 3 है तो जे मेरा 9 होना चाहिए। मतलब अगर ये लूप मेरा एन टाइम्स चल रहा है, तो ये वाला लूप मेरा कितने टाइम्स चल रहा है, एन के स्क्वायर टाइम्स। समझे? जैसे मैंने तुम्हें सिंपली पहले वाला ये वाला क्वेश्चन करवाया था जिसमें स्क्वायर नहीं था, तो अगर ये वाला लूप एन टाइम्स चल रहा था, तो ये वाला लूप भी एन टाइम्स चल रहा था। लेकिन जब यहाँ पर एन स्क्वायर आ गया, तो सॉरी आई स्क्वायर आ गया, तो ये लूप तो मेरा एन टाइम्स चल रहा है, लेकिन ये वाला लूप मेरा एन स्क्वायर टाइम्स चल रहा है। तो अगर मैं टोटल पूछूं, टोटल लूप कितने टाइम्स चल रहा है, ओ एन इंटू एन का स्क्वायर, यानी कि ये वाला लूप मेरा ओ एन का क्यूब टाइम्स चल रहा है। समझ आया? ये समझ आया, क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो यहाँ पर देखो, जैसे आई अगर मेरा 2 है, तो जे लेस देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, क्योंकि आई स्क्वायर है। अगर आई मेरा 3 है, तो जे लेस देन इक्वल्स टू 9 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको पूरे को प्रिंट करवाऊं, तो जे ये वाला लूप तो मेरा एन टाइम्स चल ही रहा है, आई नो। लेकिन ये वाला लूप मेरा कितने टाइम्स चल रहा है, पहले 1 का स्क्वायर टाइम्स चलेगा, फिर 2 का स्क्वायर टाइम्स चलेगा, 3 का स्क्वायर टाइम्स चलेगा, 4 का स्क्वायर टाइम्स चलेगा। तुमने जब एपी वगैरह पढ़ा होगा, एंड कुछ था जहां पर तुम्हें ऐसे ही जीपीस के सम्स निकालने होते थे, तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि इनका सम, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका सम निकालने का ये फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 2n+1 डिवाइड में 2। ठीक है, ये होता है। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे, अंदर एन को लेके चलेगा, ये क्या हो जाएगा, मानो ये कुछ ऐसा हो गया, ओ एन क्यूब प्लस एन प्लस 2n स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया। अब मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ाई थी कि कोई इक्वेशन है जहां पर बहुत सारी पावर्स है, तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर ओ एन है, ओ एन का क्यूब है, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ एन का क्यूब। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों तरीके से तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल सकते हो। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। ओके, अब ये एक और क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर तुम्हें मेरे को बताना है अगेन कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। यहाँ आई इंटू टू दे रखा है, आई इंटू टू दे रखा है। सबसे पहले जब ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज आए, तो तुम्हें ना इक्वेशंस को ध्यान में रखना होता है कि या तो तुम डायरेक्ट देखो कि ये एंड लूप कितने टाइम्स रन कर रहा है, या फिर तुम ऐसे देखो कि क्या रिलेशंस बन रहा है। यहाँ पर मेरे को बताओ, आई अगर 1 है, तो मैं चेक करूंगी कि आई लेस देन इक्वल्स टू, मानो मैंने एन ले लिया 5। अब आई 1 पर मेरा डब्लू एक बार प्रिंट हो रहा है, एक बार प्रिंट हुआ, और आई यहाँ पर मेरा मेरा कितना हो गया, मैं बाहर आई मेरा अब 2 आई हो गया, तो 2 आई हो गया, 2 हुआ। फिर मैंने चेक करा 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है डब्लू प्रिंट हुआ एक ही बार। मतलब डब्ल्यू तो 2 बार प्रिंट हुआ, लेकिन ये एक स्टेप हो गया, स्टेप काउंट कर रहा है। अब आगे आता है, तो यहाँ पर 2 था, एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, तो इस बार डब्ल्यू भी 4 टाइम्स प्रिंट होगा। फिर चेक करेंगे, तो 2 यहाँ पर 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। इस तरीके से तुम देखो, तो ये वाला जो लूप है ना, ये बार बार ऐसे चल रहा है, यानी इनिशियली ये पहले एक बार चला, फिर ये लूप 2 बार चला, फिर ये लूप क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स चला, फिर ये लूप 8 टाइम्स चला,
तो ये लूप हमेशा 2 की पावर में ही चल रहा है। ये लूप पहले W एक बार प्रिंट होगा, फिर 2 बार प्रिंट होगा, फिर 4 बार प्रिंट होगा, फिर 8 बार प्रिंट होगा, इस तरीके से प्रिंट होगा। तो ये लूप हमेशा 2 की पावर में ही चल रहा है। तो इसमें जब ऐसे 2 की पावर आए तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं? मैं क्या करूंगी, मैं लिख दूंगी कि मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है n इज इक्वल्स टू मेरा 2k है। ठीक है, अब n इज इक्वल्स टू 2 को k को मैं लिख सकती हूँ log n इज इक्वल्स टू log 2k। अब क्या हो जाएगा, मैं यहां से सपोज मुझे k को निकालना है, तो k को निकालने के लिए मैं लिख सकती हूँ k इज इक्वल्स टू log n बाय log 2 log n डिवाइडेड बाय log 2। और जब इस पूरे को डिवाइड कर देंगे log n बाय log 2, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, k log 2 n, इस तरीके से। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, log का बेस 2 एंड n, इस तरीके से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आई। तो देखो, कॉम्प्लेक्सिटीज निकालना बहुत इजी है, बस तुम्हें कोड समझ के ये पता होना चाहिए कि इनपुट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, एंड बाकी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। ठीक है, फिर रिलेशंस बनाओ एंड निकल जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। इट्स नॉट समथिंग दैट इज लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, अब मैं दो तीन क्वेश्चन और देती हूँ, यहाँ पे बताओ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। यहाँ पर i इज इक्वल्स टू 1 है, i लेस देन इक्वल्स टू n है, और सिंपल i प्लस प्लस है। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ ये वाला तो मेरा n टाइम्स चल रहा है। ठीक है, ये वाला लूप मेरा n टाइम्स चल रहा है। ये लूप कितनी बार चल रहा है, j इज इक्वल्स टू 1 से लेकर j लेस देन इक्वल्स टू n तक, j इज इक्वल्स टू j प्लस i है। यानी यहाँ पर j मेरा कितना हो जा रहा है, j प्लस i, प्लस i मतलब प्लस n टाइम्स। तो जैसे अगर मेरा i 1 है तो j मेरा n टाइम्स प्रिंट होगा, i मेरा 2 हो जाएगा, जैसे i लेस देन इक्वल्स टू 2 हो गया, सॉरी i मेरा 2 हो गया, तो j मेरा कितना हो जाएगा, j प्लस 2, मतलब j इज इक्वल्स टू j प्लस 2 हो जाएगा। तो दो दो चीजें मैंने स्किप कर दी, राइट, प्लस 2 हो गया, दो चीजें मैंने स्किप कर दी। जैसे यहाँ पर पॉइंट्स है, मानो 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पर सिंपल मेरा j इज इक्वल्स टू j प्लस प्लस करके तुम करते, तो स्टार्टिंग में i 1 होता, ठीक है, j भी 1 होता, फिर i 2 होता, j भी 2 होता, i 3 होता, j भी 3 होता, इस तरीके से तुम स्टेप्स को करते। पर यहाँ पर क्या है, इनिशियली i 1 था, j 1 था, तुम यहाँ पर आए, अब i 1 हुआ, j तुम्हारा j प्लस i हो गया, मतलब j प्लस 1 यानी 2 हो गया, तो तुम 2 जंप करके 3 पे आए, यानी n बाई 2 स्टेप्स चलोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ सिंपली सी क्या चीज हो रही है, आई 1 है तो j तुम्हारा n हो गया, i 2 है तो j तुम्हारा n बाई 2 स्टेप्स हुआ, क्योंकि तुमने उतना स्किप कर दिया। i 3 है तो j n बाई 3 हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारी इक्वेशन क्या बन रही है कि i अगर n है तो j तुम्हारा n बाय n बन रहा है, राइट, n बाय n बन रहा है। तो यहाँ पर अगर तुम एक इक्वेशन बनाओ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, n प्लस n बाय 2 प्लस n बाय 3 से पूरा n बाय n तक, यहाँ पर सारा n बाहर कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 ये कुछ बचेगा। और इस इक्वेशन को हमने बोला था कि ये जब ऐसे आता है इसको हम log n लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, n log n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके समझो, तुम्हें समझ आएगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल गई। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, स्पेस जो एक एल्गोरिदम ले रही है। तो यहाँ पर तुम्हें सिंपली क्या करना होता है, स्टेप्स काउंट करने होते हैं, जितने ज्यादा स्टेप्स उतने ज्यादा स्पेस वो एल्गोरिदम ले रही होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो स्टेप्स क्या है, आई पहले 1 है, ठीक है, फिर i लेस देन n है, फिर i प्लस प्लस, मतलब i को पहले चेक करा, देन i को कंपेयर करा, एंड देन i को इंक्रीज करा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए थी, o 3, लेकिन 3 मेरा कांस्टेंट है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, o 1।
ये समझ आया? इस तरीके से हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम अब तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगेन नोट्स का लिंक तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड अगर तुम्हें ऐसे ही रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है तो तुम मेरे बाकी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पर मैं तुम्हें डीएसए की हर दिन वीडियोज़ डालूँगी, हर एक टॉपिक की, ताकि तुम भी कंसिस्टेंट रह पाओ और जैसे ही वीडियो डले तुम भी कुछ-कुछ टॉपिक सीख पाओ। एंड वंस डीएसए खत्म हो जाता है देन वी विल स्विच टू डेवलपमेंट, जहाँ पर मैं तुम्हें सारा डेवलपमेंट करवाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।